very excited to be here for 2-3 reasons. मेरा पहला केस जो मैंने किया था करीबन 2005 में, वो डिसेबिलिटी का पहला या दूसरा केस जो था वो डिसेबिलिटी का केस था, जब HRN ने हमारा पोस्टिंग अंडमान में किया था। तभी मुलाकात पूनम नटराजन से हुई थी, क्योंकि वो एक डेलीगेशन को अंडमान कर रहे हैं सुनामी के बाद, उनका थोड़ा डिसेबिलिटी पे एक्सपोजर हो और वो उस दृष्टिकोण से अपना काम सामने रखें। और ये पिछले 15-16 सालों का बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस रहा है। और आज HRN के लिए उस HRN का पहला फिज़िकल मीटिंग डिसेबिलिटी पे होना, जो मैं बात रखने वाला हूँ उसको एम्फसाइज करता है कि डिसेबिलिटी के मुद्दों को आगे रखने में डिसेबिलिटी ग्रुप्स का एक बहुत अमेजिंग लीडरशिप रहा है। और एक नौजवान, अभी आई डोंट नो इफ आई कैन स्टिल से नौजवान, पर एक नौजवान वकील के दृष्टिकोण से मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि सोशल इश्यूज़ को अगर आप देखेंगे अदालतों के दायरे में, तो डिसेबिलिटी सबसे आगे रहा है। अगर आप सोशल इश्यूज़ के जजमेंट्स को देखते हैं अलग मुद्दों पे, तो सबसे ज़्यादा जजमेंट्स आपको कोई भी एक मुद्दे पे आपको डिसेबिलिटी का मिलेगा, और वो बहुत पार्टिसिपेटिव। वो ऐसा नहीं कि जनहित में किसी ने किसके लिए कुछ याचिका की। डिसेबिलिटी ग्रुप्स का अपने अधिकारों को लेके आगे आना सभी सोशल इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा रहा है। और आप सभी ने वकीलों को, स्पेशली ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के वकीलों को अपने इस लड़ाई में साथ में लिया है। आई पर्सनली एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। फॉर मी, जब मैं अंडमान में था और फिर जब मुंबई आया, तो राजू के नीचे ट्रेनिंग हुई कि क्या कैसे आर्ग्यू करना है और क्या पॉसिबल है क्या नहीं। मुझे ये भी पता है कि बहुत बार मैं कहता था कि ये 8 साल पुराना ऑर्डर है, इसे कैसे चैलेंज करें। जब हम PCO बूथ्स की बात कर रहे थे बॉम्बे में रेलवे स्टेशंस पे, तो राजू का था कि चलो कर लेते हैं, अगर वैसे ही भी आपके अनुसार हमें निकाल ही रहे हैं तो हारने में क्या हर्ज है, वैसे भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो ये था कि लड़ना चाहिए, वो बहुत एक मेरे लिए एज अ लॉयर एजुकेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंटेंस था। और वो मैंने पिछले नए कानून आने तक 2016 तक वो रेगुलरली देखा, अलग अलग मुद्दों पे, वो इलेक्शंस का मुद्दा हो, वो रिजर्वेशंस का मुद्दा हो, एड्स एंड अप्लायंसेस का मुद्दा हो, ऑन एवरी इशू, एजुकेशन में राइटर्स का इशू हो, पेंशन का मुद्दा हो, वी सॉ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फाइटिंग, हाउसिंग हो, ऑन एवरी इशू वी सॉ चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशंस, वायलेंस का मुद्दा हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा हो, वी सॉ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लीड। पर समथिंग हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 2 or 3 years, इवन बिफोर कोविड। 2020 के पहले भी नए कानून आने के बाद मेरा ये पर्सनल असेसमेंट रहा कि डिसेबिलिटी का केसेस या जो लड़ाई अदालत में हो रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ कम हुई, जो तादाद में होती थी। उस इन दैट स्पेक्ट्रम ऑन वेरियस इश्यूज जो लड़ाई हुई, एक्सेसिबिलिटी का हो, रेलवे स्टेशन हो, बसेस हो, जिस पैशन जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो लड़ाई होती है, उसमें कमी हुई। और ये हमारे जैसे संगठन के लिए जो बहुत विभिन्न मुद्दों पे केसेस करता है, ये हमारे लिए भी चिंताजनक है कि कोविड के टाइम पे जब हमने लिटिगेशन किया, जितना प्रायोरिटी और जितना समय हमें भी डिसेबिलिटी को देना था, मैं स्पष्ट रूप में कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमने वो किया। और हमारी कोशिश है आज के 2 दिनों में, तो जितना और इसमें कोई 2 बात नहीं है कि जो वनरेबल सेक्शंस थे
कोविड का जो उनको झटका पड़ा है वो डबल या ट्रिपल हुआ, लेकिन जो लिटिगेशन या जो लड़ाई उनके तरफ से होने चाहिए थी वो उतना विजिबल नहीं रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि शिकायत है, लेकिन वापस ये पर्सनल असेसमेंट है कि सोशल इश्यूज़ में जो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है जजेस का डिसेबिलिटी को लेके, वो बाकी मुद्दों से ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर आप पिछले साल जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ 2020 और 2021 में आप देखेंगे तो जजेस का भी पर्सपेक्टिव बहुत बदला है। 2020 में जजेस कोविड को लेके लिटिगेशन, वो लॉकडाउन हो, वो सुविधाएं हो, वो अनाज का अधिकार हो, इन सब अधिकारों को लेके पहले 2020 में अदालतें उतना रिसेप्टिव नहीं थे, लेकिन 2021 में अगर 21 में आप देखेंगे तो ज़्यादा वो बहुत रिसेप्टिव हैं। वो सरकार को के डिसीजंस को टटोलने का और उसको गलत ठहराने का उन्होंने बहुत पिछले साल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत प्रोग्रेसिव रोल किया है। इसके बावजूद डिसेबिलिटी को लेके, वो एजुकेशन हो, वो फूड सिक्योरिटी हो, वो सोशल सिक्योरिटी हो, वो वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी हो, इन मुद्दों में जितना मुझे लगता है कि हमें काम करना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और अगले 2 दिन में कोशिश ये रहेगी कि हम उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करें जो इससे हमें ये कंसोलिडेट करने में मदद करे कि किन मुद्दों को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए और हमें क्या एक्चुअली अदालत में मांगना चाहिए। और सभी साथियों से मैं ये हमारे दिल्ली ऑफिस की तरफ से कहना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं ख़त्म होती है या डिसेबिलिटी कमिश्नर के यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आप इसे सुप्रीम कोर्ट तक खींच के लेके जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट में से फेवरेबल नहीं मिला है एक, या उतना नहीं मिला है जितना आपकी अपेक्षा थी, तो आप इस बात से आप सहमत रह सकते हैं कि आप इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं साथी हैं यहाँ पे, वो उसे वहाँ तक, उस मुकाम तक लेके जाएंगे। बस यही मुझे 2-3 मुद्दे रखना था। इसके साथ साथ राजीव, get back to you. Even though the report was basically on findings in 2020, it is still relevant today, I would say, because the situation remains the same. Also, we are in a very uncertain kind of a situation where we never know when we might go in for another lockdown, when the pandemic is going to leave the country. So we really don't know. It's a very funny kind of a situation. And so I would say that what we saw in 2020 will also be happening in 2021. And मैं ये भी कहना चाहूँगा कि DPOs के माध्यम से हम लोगों को अभी भी जारी रखना चाहिए जो हमने 2020 में जो एविडेंस कलेक्ट किया है। अगर हम 2021 में भी ये एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, then we have opportunities of going to the court. कमीशन का जो एडवाइजरीज जो इशू किए गए हैं, we can use them. We have the disability law, which is very, very relevant today, very important. It has good provisions. तो ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए I'll just briefly present क्या सिचुएशन था। This is a challenge. It's with Joycey. You've given it to me. No, that's not required. I don't need it. You don't need it. You can remove it. Is it up? Yes. Is the PowerPoint up? Yeah. उसमें स्क्रीन में आ रहा है? नहीं, उसकी स्क्रीन से अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। Is it coming up?
somebody's working at it. Yeah. So, तो ये 23 मार्च को 2020 को हमारे देश में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था कोविड के चलते हुए, एंड विद इन 3 days of the lockdown being announced, the Department of Empowerment of People with Disabilities came up with very comprehensive guidelines, and this was a very, very proactive step that the Department of Empowerment of People with Disabilities took as a consequence to the lockdown, and something which the sector was not expecting. We certainly didn't expect our department to be so proactive that 3 दिन के अंदर उन्होंने एक guidelines issue किया for protection of people with disabilities, specific guidelines. These were the comprehensive disability inclusive guidelines for protection and safety of people with disabilities, and they were very, very comprehensive, very good, appreciated by the sector. The comprehensive guidelines said that you need to provide information to people with disabilities regarding COVID in very inaccessible formats. So the information was to be provided in videotapes, in sign language, in braille, in large font, for the deaf people, videos along with sign language interpretation. So this was basically that you provide all COVID related information to people with disabilities in the formats that they are used to receiving. The guidelines also said that you need to provide sign language interpreters with the same kind of safety equipment that you're providing to other people, because sign language interpreters will be required to be there in hospitals. If people with hearing impairments were coming to the hospital to seek for some remedy for COVID. So they said that sign language interpreters also need to be provided with the same kind of protective facilities. Healthcare trainers and emergency care trainers were to be trained on rights of people with disabilities. Support was to be provided to people with disabilities in the terms of their caregivers being given passes. A lot of people with disabilities require caregivers, and these caregivers don't necessarily stay with them in their houses, they stay in different places, and they need to travel to the person with disabilities house to provide the support which they were giving. And because of the lockdown, people were not able to travel, so caregivers in particular, so the guidelines said that you have to ensure that caregivers are given passes so that they can travel to the person with disabilities house. Essential food, water, medicine was to be ensured to people with disabilities, and the guidelines also said that if possible, as far as possible, try to deliver this to their homes. Specific opening hours were to be designated in retail stores for people with disabilities. There was a priority in treatment. Blind and other disabled people were to be exempted from emergency services. Special care was to be provided to women and children with disabilities who were seeking treatment during COVID. The commissioners of disabilities in every state was to be appointed as the nodal officer in terms of relief and rehabilitation for persons with disabilities. In addition to that, a district officer was to be designated as the district nodal officer. So this was on the 27th of March. So a lot of things were happening. There was a lot of international pressure coming on India as well, that what is it that you're doing in terms of protection of rights of vulnerable groups in the pandemic. So our National Human Rights Commission quickly stepped into the fact, and they said that on 3rd July they set up an expert committee to assess the impact of COVID on vulnerable groups and to suggest a way forward, a kind of a response. So this committee was set up, and this committee was to look into various vulnerable groups like women, children, migrant workers, health workers, and disability as well. So the disability report which was prepared for the National Human Rights Commission, because there was people couldn't move around, there was no traveling happening, but yet there were organizations of disability who were working to assess the situation, the ground situation for people with disabilities, and there were some organizations who came out with written reports. So in writing out the report for the Commission to come out with the advisories, there was the National Center for Promotion of Employment for Disabled People had come out with a report, and they had interviewed something like 1,200 people through their partner organizations on what was happening to people with disabilities in the country. Then there was an organization called Astha, which is in Delhi,
and I think Rakesh Chaudhary, who's here, is from that organization. They did a complete study on the situation of people with disabilities in the urban slums of Delhi. And they documented the kind of deprivation which people with disabilities face during this pandemic. Then there was Rising Flame, which came out with a report on women with disabilities under COVID. And there was Equal Center for Social Justice in Chennai, which came out with a social protection analysis of the situation of people with disabilities. Apart from that, Sense International, working on deafblind, provided a report. Muscular dystrophy, the Indian Association of Muscular Dystrophy provided a report of situation. There was the Collective Action for Basic Rights Foundation, which operates in 22 states of the country, provided feedback. And information was received from the National Association of the Deaf, the National Platform for the Rights of the Disabled, thalassemia organizations, hemophilia organizations, Multiple Sclerosis Society. So all these organizations gave written submissions to the committee on the situation of their specific groups as far as COVID was concerned. And then, of course, a webinar was held with the grassroots DPOs. Some 10 states DPOs participated in the grassroots in the webinar. And based on this report, 10 advisories were issued by the Human Rights Commission to various state governments and union territories. Now, I would like to clarify here that the Commission, again, the advisories are only recommendatory. And whilst you can use these documents in the court, they really don't have any binding aspect as far as the issues are concerned. They're only recommendatory, like the Commissioner of Disabilities. So the first issue was on data on persons with disabilities. Like we all know that the census of 2011 has reports 26.9 million people with disabilities, which is roughly about 2.12%. And then there is the World Bank report of 2007, which says that people with disabilities in India, anything between 40 to 70 million. And then there is the World Bank WHO report of 2019, or is it 2015, very recent report, which says that any developing country, 15% of the population is people with disabilities. So look at India, 3.25 billion people. And if 15% of us are people with disabilities, so look at the huge numbers. So the fact remains that you don't have the data of people with disabilities in the country today. And what you have is as the 2011 census. And the 2016 Act is now talking about 21 disabilities. The 2011 census was only 7 disabilities. So the fact is there that people with disabilities are not counted in this country, and because you're not counted, you're not certified. And because you're not certified, you're not entitled to any of the rights and benefits that the Act gives you. And as we deliberate later in the day today with the panels that we have for the DPOs, you will get to see the kind of data gaps that we have in terms of numbers of people with disabilities. The NSSO also came out with a report recently, some 2 years back, 2018 or 2019, and strangely, whilst they were supposed to document all the 21 disabilities of the new Act, even the NSSO report says that the number of people with disabilities in India is 2.2%. So I think that's really, really laughable, because 21 disabilities plus the growth of people with disabilities since 2011, there's a decadal growth which happens. The NSSO report only reports 2.2% people with disabilities in the country. So data remains a huge challenge, and the Commission has said that also there were a lot of challenges that people with disabilities face because of this lack of data. They were not able to receive their food entitlements. A lot of them went hungry. They started calling up NGOs in Delhi. NGOs in Delhi would direct that caller from Tamil Nadu to an NGO in Tamil Nadu so that food packets could be delivered to that person. And this is just an example. This happened all over the country, that the helplines of NGOs in Delhi and in other states were flooded with calls from people with disabilities. And in particular, I would say the blind people, especially families where there were blind couples and who had no means of going out to get their rations. They would call up NGOs in Delhi. There is this organization called SCORE Foundation, which runs a helpline for just blind people. And they would get calls from Tamil Nadu, from Karnataka, खाना नहीं मिल रहा है हमको राशन नहीं मिल रहा है. And then the SCORE Foundation would call up NGOs in Tamil Nadu, Karnataka, and connect those people. So NGOs played a very, very vital role, but as far as the government system is concerned, people with disabilities were not reached out to.
the way they should have been when the pandemic was on, when the lockdown was announced. And so this was a huge challenge. Of course, there were some good practices like Kerala. Kerala is the only state in the country which has numbered people down to the panchayat level. And they were able to reach out to people with disabilities because they had the numbers and provide them with whatever essential necessities were required. So the advisory says that all states and union territories have to ensure compliance of Section 8.3 of the Disability Law. So 8.3 of the Disability Law says that every district disaster management authority has to have a complete listing of people with disabilities in that district so that they can be reached out to in situations of risk or calamity. You have to maintain record of persons with disabilities in the district with regular updating of the figures. The list has to have disaggregated data in terms of severity of disability, age, gender, economic status. DPOs have to be consulted in drawing up of this list by the District Disaster Management Authority. And all 21 disabilities have to be included in the list. Once the list is ready, this has to be shared with all the departments in the government, in the state government, which are involved with relief, rehabilitation, services, etc., etc. So this is one advisory, and I think we can continue to push for this advisory in the states. In Madhya Pradesh, we have filed some RTI applications, also in some other states, and we find that the District Disaster Management Authority has not been constituted. जो भी हमने District Disaster Management Authority को RTI application डाला है, वो Social Welfare Department को direct कर दिया गया है. So मतलब या तो Social Welfare Department is the District Disaster Management Authority, or they have not designated the authority as yet. In Bengal, I am told that even the State Disaster Management Authority has not been designated. It's important for us as DPOs to push for this. So the second advisory was basically on the guidelines which are issued by the Department of Empowerment for people with disabilities, and we found that the guidelines were not being implemented across the states. एक तो ये mandatory नहीं थे. They were not legally binding, they were only guidelines. So we found that there were different levels of implementation of the guidelines of the Department of Empowerment. So the guideline, second advisory says that the Department of Empowerment has to ensure that this guideline becomes more strong in terms of protection and social protection of people with disabilities. तो हालांकि guideline बोलता है that this is for protection of social protection of people with disabilities, it is not very strong. So the advisory says that please strengthen this guideline to make it more strong. COVID information was not available in Braille, in videography, in sign language interpretation across most of the states, and people with disabilities didn't know क्या हो रहा है COVID को लेके. कोई information उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी. कोई subtitles नहीं दिए, कोई कुछ नहीं दिया. This was in majority of the states. 3 states ने 24/7 helplines बनाई थी during the lockdown, पर उसमें भी they were not accessible for deaf people. Untrained health workers worked with people with disabilities who were infected, who had to be hospitalized. So they were basically untrained staff giving them help, who were not aware about situations of people with disabilities. Assistive devices were not available. People who had assistive devices, who broke those devices, didn't know where to go to repair those devices, and there were a lot of challenges. Getting passes for caregivers was difficult because transport बंद हो गया था, and the person with disability had to go to the Commissioner Disabilities. बिना उसके गए हुए उनको पास नहीं मिल रहा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या रही है. No provision of PPE kits for caregivers when people with disabilities had to be quarantined. With the exception of 2 states, there was no delivery of essential items like food and rations to people with disabilities, and these 2 states were basically Kerala and maybe Tamil Nadu, I think. Some states did set up helplines, like I had said, 3 states did set up, but then there was no accessibility feature for deaf people. And there were some good practices also which we observed during the pandemic. For instance, the Nagaland commissioner was very, very proactive, disability commissioner, and one reason for this could be that the commissioner is a lady with a disability. So you found that Nagaland responded very, very favorably. They set up a help desk,
The commissioner gave daily briefings, which were again in sign language interpretation for the deaf people. The Nagaland commissioner also started a WhatsApp group video for spreading information on COVID to the deaf groups. So the commissioner was very, very proactive. Nagaland has a lot of dialects, and the commissioner also translated the information into the local dialects of Nagaland. But and apart from that, the UN convention says that people with disabilities have to be involved in all processes. So none of the governments involved DPOs. Yes, only to the extent कि हमको खाना भिजवाना है, हमको राशन भिजवाना है, तो आप हमको list दे दीजिए. Then they consulted the DPOs and the NGOs, but otherwise there was no consultation. And you need to consult DPOs whenever there are such situations in the country. Okay. I shared the good practices. Nagaland, Kerala had some very good practices. Tamil Nadu had some good practices, but this was not uniform across the country. And it was again because the DPOs were very active. Kerala में DPOs बहुत active हैं. Tamil Nadu में DPOs बहुत active हैं. Taradak, who's present here today, Taradak is a very, very important organization in Tamil Nadu. They've been advocating with the government. So wherever the DPOs were strong, things happened. And wherever the DPO movement was not very strong, not much happened. Okay, so I'll just now shift to the next issue that came up was, the next issue was health, right? So health was a major issue for people with disabilities. Hospitals got converted to COVID centers, and people with disabilities who had medical issues were not able to go to the hospitals to get treatment. People with multiple sclerosis required certain injections which can be given in their home environment, interferons, etc., etc. And this is generally administered by a physician. There were no physicians available. The doctors were not available. People with multiple sclerosis could not go to the hospitals. So this is the challenge that multiple sclerosis faced. Hemophilia, the factor was not available. I'll give you an example of Punjab. Punjab, there are 3 medical colleges which give HF factor to people with hemophilia. 2 of those hospitals got converted to COVID. Only one hospital, the one in the medical college in Faridkot, was giving factors. Now, how do you expect people with disabilities from different districts of the state to travel to Faridkot? And this is when the transport was also not available. So people with hemophilia did not get the factor. People with thalassemia did not get blood for transfusions. And there have been cases of children with thalassemia dying in a lot of states. UP, for instance, Bihar, for instance. I think Vishal has filed one case in Bihar on this issue. So there were issues with the availability of blood. People with leprosy have wounds which have to be treated. And normally medical officers come to the leprosy colony or they go to the hospital for this treatment. This was not available. People with muscular dystrophy, they need regular management of their disability by having regular physiotherapy. There were no physiotherapists available. And people with muscular dystrophy, their disability fell a couple of grades. So people with disabilities have really suffered in the process. And especially when you look at the people with severe disabilities, those who require catheters, urine bags, people with spinal cord injuries, nothing was available. There were some positive examples, very, very rare positive examples, where in Tamil Nadu, the State Commissioner of Disabilities started sending medical health to personnel to people with disabilities and to their homes who required this facility. So here again, the Commission has said that you need to ensure that district hospitals, at least 50% of the district hospitals and other hospitals in the district are non-COVID hospitals. And that you need to also ensure that these hospitals are equipped with the kind of support which is required by people with disabilities. Okay, so the guidelines here say that you need to ensure that hospitals, not all hospitals get converted to COVID facilities. You need to ensure that district hospitals, some of them are for non-COVID care and they're equipped with all medicines, etc., to ensure that people with disabilities get whatever they require. I'm sorry, I'm just taking a little time here. Okay.
blood and anti-hemophilic factor should be made available at the district hospitals. This is happening in some states. In fact, as a result of the problem people with disabilities faced and the advocacy that DPOs have taken up, I am informed that in some states the anti-hemophilia factor is now being sent to their homes. This is a very, very positive development, I would say, and maybe this should be carried across in other states as well. Today we have a session on hemophilia. We'll get more information on this. Home-based visits, especially for people with leprosy, with multiple sclerosis, home visits by medical professionals to their houses, to their colonies, arrange counseling services, include persons with disabilities and women with disabilities in all health-related decision making. Livelihoods, I move to the next session, livelihoods. People with disabilities work in the informal sector. 70% are in the informal sector. They are into chai ka dukan, pan ka dukan. In Bombay, they have these PCO booths, which are no longer PCO booths. But they are basically into this kind of livelihood. A lot of them are also into begging in trains, especially the leprosy groups. So it's really an informal way of livelihood, and as all of us know, this completely came to a complete grinding halt. There was no livelihood opportunity for people with disabilities, especially those in the informal sector. Some amount of regular employment, wage employment was happening prior to the lockdown in the retail and the hospitality industry, but these two industries were definitely impacted by the COVID, and they had to close down, and one really doesn't know what has happened to those people with disabilities who were working in retail and the hospitality sector. Are they back to their work now that things are opening up? One really has no idea, but they have suffered. So here again the Commission says that you need to ensure a minimum support of 5,000 should be given to all those people with disabilities who've lost their livelihoods. So this is what the Commission is saying, but I don't know whether this happened across the states. Maybe you could inform us. You have to include those in the informal sector for this additional payment. You need to formulate a basic income which is based on the price index. You need to expand the MNREGA to ensure 200 days of work and guaranteed wages. You need to promulgate an Urban Employment Guarantee Act. This is a big demand, especially from the National Platform for Rights of People with Disabilities, that there has to be an Urban Employment Guarantee Act. You need to create internet-based market platforms, especially for women with disabilities, for any commercial activity they would like to undertake. And then you need to implement 24 of the RPD Act, which talks about 25% higher payment to people with disabilities compared to other vulnerable groups. So this is section 24 of the disability law. And 37 of the disability law, which says that you need to provide a 5% reservation in all poverty alleviation and development schemes for people with disabilities, giving priority to women with disabilities. So this is what the advisory says. And the next one is on access to assistive devices and rehabilitation. I told you that people with assistive devices had a lot of issues. They didn't know where to get it from. They didn't know where to repair the devices from. Here the advisory says that the Department of Empowerment of People with Disabilities must ensure online assessment, and this is something which happened. The department did conduct online assessment of aids and equipment, and the equipment was supplied to the people with disabilities, and the advisory says that this has to be taken across the country to the other states as well. Aap online assess kijiye disabilities ko. You have to ensure that all DDRCs are manned with rehabilitation professionals. We have about 600 odd district disability rehabilitation centers in the country, but majority of them are non-functional. They are attached to the district hospitals. You do not find any service being provided by the DDRCs. And we feel that this is a very, very important part of the rehabilitation process for people with disabilities. So you activate all DDRCs. You ensure that they are providing institutional-based rehabilitation. You need to have a team of professionals who can do rehabilitation in the community. And these DDRCs have to function as total resource centers for people with disabilities in a particular district. Next is the issue was pensions. Now, the finance minister very grandiosely had announced when the lockdown happened last year that we will give
1,000 rupees ex gratia to people with disabilities who are registered under the National Security Assistance Program. That's the Indira Gandhi Disability Pension Scheme. So 1,000 rupees ex gratia was to be paid, but it reached out to only about 3.2% people with disabilities. So a lot of people with disabilities didn't get this pension. Apart from that, the regular pension which was to be paid by the states, in the states of Jharkhand and Madhya Pradesh, we had to go to the high courts to get the payment of pension release. There were some states where things did happen, but largely I would say that there was a delay in pension payment. And here again the commission says there were some good practices like Delhi, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu, Jammu Kashmir. There were some good practices where advance pension was paid. But then there were states like Jharkhand जिन्होंने पैंडेमिक से पहले 6 महीने तक पेंशन ही नहीं दिया था लोगों को. And once we went to the High Court, then they released that payment. But for people with disabilities, pension is very important. Pensions को मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं हिंदी में नहीं बोल पाया. पेंशन्स को लेके बहुत समस्या रही है. कुछ स्टेट्स में पेंशन ठीक से दिया, एडवांस पेंशन भी दिया, एक्स ग्रेशिया भी दिया, दिल्ली में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, केरला में. लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी थी हमारे देश में जहाँ पे पेंशन नहीं दिया गया और बैकलॉग पेंशन पड़ा हुआ था 6-6 महीने का. जहाँ जब झारखंड हाई कोर्ट में गया मामला, झारखंड विकलांग मंच लेके गया HRLN के माध्यम से, तब जाके बैकलॉग रिक्रूटमेंट, बैकलॉग पेमेंट किया पेंशन का. सो लीव अलोन एडवांस पेंशन, लीव अलोन एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जो नॉर्मल पेंशन था वो भी पेमेंट नहीं हुआ. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, और ख़ास तौर से विकलांग व्यक्तियों के लिए, क्योंकि वो पेंशन पे ही निर्भर करते हैं. हालांकि पेंशन इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, पर तभी भी वो पेंशन पे निर्भर करते हैं. और आप पेंडेमिक के समय में, लॉकडाउन के समय में अगर आप उनको पेंशन टाइम पे नहीं देंगे तो क्या होगा. ऑल्सो जो सरकार ने जो बाकी जो वेलफेयर मेजर्स अनाउंस किए थे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वगैरह वगैरह, वो डिसेबिलिटी के लिए नहीं अनाउंस किए गए थे, फॉर द रीज़न क्योंकि डिसेबिलिटी को वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हैं पेंशन की तौर पे. सरकार को ये नहीं मालूम था कि बहुत सारे राज्यों में पेंशन टाइम से जाती ही नहीं है. सो केरला ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड 2 months, Delhi provided 2 months advance. The advisory here says that all states and union territories have to pay double the pension. I don't know whether this happened at all or is likely to happen at all. आप सेक्शन 24 को इम्प्लीमेंट करो, जो RPD एक्ट में है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और केयर गिवर अलाउंस की बात करता है. सेक्शन 24 सोशल सिक्योरिटी में ये है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, केयर गिवर अलाउंस. तो एडवाइजरी बोलता है आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए. जो भी वेलफेयर स्कीम है जो बाकी ग्रुप्स के लिए है, उसमें उसको भी आप 25% मोर उस पर डिसेबल्ड को एंटाइटलमेंट है एज पर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट. दूसरा जो एडवाइजरी है वो फूड पे है, फूड पे. और हमने देखा दैट फ्री राशंस अनाउंस किए गए थे BPL कैटेगरी के लिए, लेकिन बहुत सारे विकलांग व्यक्ति जिनके पास BPL कार्ड नहीं था उनको राशन नहीं मिले. ऑफ कोर्स देयर आर पीपल विद डिसेबिलिटी जो फैमिलीज़ के पार्ट हैं, जिनको अगर फैमिली में राशन कार्ड है तो उनके नाम पे राशन आया है. बट बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड हैं जो अकेले भी रहते हैं, जो सर्टिफाइड नहीं हैं और उनको राशन नहीं मिला. और काफ़ी समस्या रही है इसको लेके. कुछ स्टेट्स में राशन दिए गए, चाहे वो उनके पास राशन कार्ड था या नहीं था, पहुंचाया गया, लेकिन ज़्यादातर ये सिचुएशन रहा है कि विकलांग व्यक्तियों को राशन नहीं मिला है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं था. तो ये एडवाइजरी कहती है, द एडवाइजरी सेज दैट 2 minutes. सो द एडवाइजरी सेज कि आप आइडेंटिफाई कीजिए पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन कोऑर्डिनेशन विद DPOs, ICDS सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स. इन सब की मदद लेके आप आइडेंटिफाई कीजिए पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को. आप राशन दीजिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वजह से. इफ़ द पर्सन हैज़ अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो उसको राशन दीजिए आप. और अगर उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप इंश्योर कीजिए कि पंचायत से सर्टिफिकेशन ले तो उनको राशन ज़रूर मिले. सो this benefit has to be provided to all families having people with disabilities as members of the family. स्पेशल टाइम डेयरीज़ में और राशन शॉप्स में आप एलोकेट कीजिए जिससे कि डिसेबल लोग जाके अपना राशन ले सके. फूड किट जो आप देते हैं दैट इज़ टू इंक्लूड अदर एसेंशियल आइटम्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, आटा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा.
एजुकेशन, द नेक्स्ट एडवाइजरी इज़ ऑन एजुकेशन। शिक्षा को लेके बहुत समस्या रही है सभी के साथ, विकलांग व्यक्तियों के साथ तो रही है, आम आदमी के साथ भी, आम बच्चों के साथ भी रही है। सारे स्कूल्स बंद हैं, कोई क्लासेस नहीं हो रही हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन मोड्स पे शिफ्ट कर गए हैं, ख़ासतौर से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिफ्टिंग नहीं हो पाया टू द एक्सटेंट इट शुड हैव हैपेंड। और ख़ास तौर से जो स्कूल जिसमें डिसेबल्ड बच्चे जाते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हाउ डू यू टीच ब्लाइंड चिल्ड्रन ऑनलाइन, हाउ डू यू टीच डेफ चिल्ड्रन ऑनलाइन। ऊपर से गरीबी से पीड़ित हैं विकलांग बच्चे, गरीब फैमिली से आते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, स्मार्टफोन्स नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं। और कई ऐसे इंस्टेंसेस भी आए हैं कि एक फैमिली में एक मोबाइल फ़ोन है जो पिताजी अपने काम पे ले जा लेते हैं और बच्चे उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैव ट्रेमेंडसली सफर्ड because of a complete lack of closure of the education system, especially the special school system, completely closed. A lot of problems. Even today, one really doesn't know what is happening. They don't have smartphones. The teachers are not equipped to handle online classes. You need to have specially trained teachers for blind and deaf children. तो advisory बोलता है कि आप हर बच्चे को जो BPL कैटेगरी में है उसको आप एक मोबाइल फ़ोन दीजिए या एक लैपटॉप दीजिए, और 5,000 रुपया उसको आप एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट कीजिए। दिस वाज डन इन केरला। केरला पेड 5,000 रुपीज़ टू एवरी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी व्हेन द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। दे आल्सो गेव मोबाइल फ़ोन्स। तो अगर केरला कर सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते। So this, and the advisory also says that all platforms that you use for online education have to be accessible for people with disabilities. So briefly, this is it. On women and children with disabilities, there were a lot of issues with domestic violence, with issues of stress-related trauma which people with mental illness face. So the advisory says that you need to have counseling services regularly available to people with disabilities in such situations, जिससे कि उनको डिस्ट्रेस वो कर सके, उनको कोई काउंसलिंग टेलीफोन के माध्यम से मिल सके। तो ये इनका 10th एडवाइजरी है। नाउ आई नो द एडवाइजरीज आर नॉट मैंडेटरी, दे आर sort of recommendatory, but you could consider using them in your litigations. They could possibly strengthen your litigations. My request to the DPOs, मेरा DPO से एक निवेदन है कि आप लोग 2021 में क्या सिचुएशन है उस पर ज़रूर गौर करें, और अगर हो सके तो आप इसका इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करें। थैंक यू। आई हैव ओवरशॉट माय टाइम। धन्यवाद। Government of India wide circular has said that effective 1st June 2021 only UDID card will be issued. So no manual disability certificate will be issued. Whereas in some of the states UDID facility is said to be in place, but even the state level coordinator has not been appointed. Leave aside facilitating or empowering him with a computer system, then developing the overall ecosystem so that the process becomes seamless. And this has resulted into the new cases not having any option of getting a disability certificate because the manual system has stopped, but the online system is yet to be functional. So I just thought of registering this point so that in case at a national level, say PIL can be considered, so that all the states ultimately become responsible and the data aggregation becomes smooth in future. सर ये जो दस्तावेज का है बड़ा इशू है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो यूनिक आईडी कार्ड ना होने के कारण 30 से 40% डिसेबल पर्सन की पेंशन रोक दी गई है। सरकार उनको पेंशन नहीं दी, उनके नाम काट दिए गए। तो ये बड़ा इशू है। दूसरा इशू जो आधार कार्ड का सबसे बड़ा आता है कि अगर मैं किसी का आंख नहीं है और हाथ नहीं है तो क्या उसको आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, तो उसको क्या किसी भी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्या? ये सबसे बड़ा इशू है कि डिसेबल का कार्ड जो है अगर उसका यूनिक आईडी कार्ड बना हुआ है या डिसेबल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो गवर्नमेंट उसको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं देती? आज भी मैं देखता हूँ कई डिसेबल हमारे साथी हैं
जिनका आधार कार्ड ना होने के कारण उनको गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है, जबकि कोर्ट कई बार इसको कह चुका है कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। बट जो गवर्नमेंट का फंक्शन है, जो कंप्यूटर का सिस्टम है, उसमें वो ऑप्शन नहीं रखते कि आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो इसकी मुझे लगता है लड़ाई अभी हमें और पैरवी करनी पड़ेगी। और यूनिक आईडी कार्ड ना होने के कारण ये कैसे निर्णय आप ले सकते हैं कि आप उसका राशन और पेंशन ये बंद कर दें? अभी आप अगर इसका संख्या निकालेंगे मध्य प्रदेश में, तो जब से यूनिक आईडी का 2 साल पहले का आप आंकड़ा निकालेंगे पेंशन कितने लोगों को मिलती थी, वो एक अलग आंकड़ा होगा, और जो अभी निकालेंगे वो एक बहुत घटता हुआ आंकड़ा होगा। तो ये जब बार बार बहस होती है तो ये बड़ा इशू होता है। मुझे लगता है इस पर थोड़ा पैरवी करने की जरूरत है कि आधार कार्ड के बिना ही डिसेबल पर्सन को उसका जो सर्टिफिकेट है या जो यूनिक आईडी कार्ड है उस पर उसको लाभ दिया जाए। और आधार कार्ड, अगर मैं आधार कार्ड जरूरत है तो वो गवर्नमेंट की जरूरत है, वो किस प्रकार से उसको बनाना है या किस प्रकार से चालू करना, वो आप उसको तैयार करें। ये मेरी तरफ से मैं इस बात को रखता हूँ। सर, मैं बोलना चाहता हूँ उड़ीसा विकलांग मंच उड़ीसा से। मेरे को 2 चीज जानना है कि यूडीआईडी जिसके पास नहीं होगा उसका जो इंटाइटलमेंट है विकलांग लोगों का, वो उसका वंचित होगा क्या? ये उड़ीसा में ऐसी स्थिति आया है अभी। और जिसके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, आज के डेट में उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया, जिसके पास यूडीआईडी नहीं है वो किसी गवर्नमेंट का स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा, हर राज्यों का बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे राज्य की बात कर रहा हूँ। एक विकलांगों के पास 4 सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। पहले उन लोगों ने ब्लॉक लेवल में एक सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो कैंप बना के भीमोबोई भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर नाम के प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट चला रहा था। उसमें जो सर्टिफिकेट मिल रहा था उसमें सिर्फ आपको पेंशन मिलेगा और कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलेगा वो सर्टिफिकेट में। दूसरी बात, जो मेडिकल बोर्ड में सर्टिफिकेट बनाया उसको भी नहीं बनाया। कुछ दिन के बाद फिर आ गया क्या, उड़ीसा बारकोड सर्टिफिकेट बनाना है, फिर लाइन पे गया सर्टिफिकेट बनाया। फिर आया यूडीआईडी बनाओ, फिर मैंने आया यूडीआईडी बनाया। फिर देश में आएगा कोई ब्रह्मा की कार्ड बनाओ, दिव्यांग हो गया फिर ब्रह्मा हो गई, फिर एक कार्ड बनाएंगे। क्या मेरा उम्र अभी है 34 साल में, मैंने 4 सर्टिफिकेट बनाया, कम से कम 4 बार भी मेडिकल में गया। ये स्थिति ये बंद होगा कि चलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। और एक स्थिति मैंने इसके ऊपर मैंने एक सर्वे भी मैंने किया, राजीव सर को भी दिया। अभी मेरे जो सेंसस 2011 में मेरे खुद के जिला में 40,856 विकलांग है, जो सेंसस का रिपोर्ट बता रहा है। मैं नहीं बता रहा हूं, सरकार का रिपोर्ट बता रहा है। और सरकार बता रहा है मेरे जिले में 15,075 लोग पेंशन मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, और सर्टिफिकेट जो है मिला है लोगों को, ये 15,345 लोगों को मिला है। बाकी लोग 15,345 लोग अभी ऑनलाइन प्रोसेस में है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, 40,000 से 15,000 को माइनस करेंगे तो बाकी लोग को सर्टिफिकेट मिलने के लिए उनका जिंदगी चला जाएगा। ये मेरा ये कहना की बात है। तो एक कार्ड बनना चाहिए, जब तक वो कार्ड को हम नहीं देंगे तो उनका अधिकार खंडन करना नहीं चाहिए। ये मैं सारे के पास रखना चाहता हूँ। धन्यवाद अक्षय, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ये बताया। आई रिमेंबर 2 महीने पहले भी आपने यू टोल्ड मी अबाउट दिस इशू ऑफ नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स एंड नॉट। एक और समस्या जो यूडीआईडी से आ रही है और जो मुझे छत्तीसगढ़ से जो खबर आई है, 80% डिसेबल्ड पर्सन को यूडीआईडी में नॉन डिसेबल्ड बता रहे हैं। A wheelchair user who's severely disabled was issued a UDID certificate where his certification was less than 40%. ऐसे भी कोई समस्याएं हैं आप लोगों की स्टेट में, तो बताइएगा। राजीव सर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 3 और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक रिपोर्ट निकाली है दिसंबर 2020 में तक एक कलेक्टिव मेथडोलॉजी से, जिसमें उन्होंने कम से कम 14 स्टेट्स में से 403 ऐसे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है जो कि अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के साथ काम, दे आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड दे हैव ट्राइड टू असेस 2 थिंग्स इन वाया दिस स्टडी। तो ये स्टडी में बेसिकली उन्होंने 2 चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है, जबकि
आपने अभी राजीव सर का प्रेजेंटेशन सुना और बाकी लोगों ने जो कहा, तो ये बहुत ही साफ सी बात है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड रिस्पॉन्स रहा है कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से। तो जो राजीव सर ने आपको पूरे देश में क्या क्या हुआ, अलग अलग सरकार ने क्या किया और कितने लोग पीड़ित हैं, उसके बारे में आपको बताया। ये रिपोर्ट बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये ज़्यादा नंबर स्पेसिफिक है, वो ध्यान तोड़ने के लिए कि कितना डिसेबिलिटी से जो लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं, तो कोविड जैसी महामारी में उनको और कितना प्रॉब्लम हुआ है। और मैं जनरली बहुत तेज़ बात करती हूँ, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ दोबारा बताना है, तो आप रोक के पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। I apologize. पर्सन विद डिसेबिलिटी, हाँ जी। पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इन्होंने 403 लोगों के साथ मिलके इन्होंने इंटरव्यू किया है और एक स्टडी कंडक्ट करके ये रिपोर्ट इन्होंने निकाली है। इस रिपोर्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी रेगुलर लाइफ में कितना डिस्ट्रप्शन हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसका इम्पैक्ट असेस किया है, और दूसरी चीज़ कि जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि उनके केयर गिवर्स हो गए, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में जो लोग उनको मदद करते हैं वो हो गए, उसके अलावा उनके न्यूट्रिशंस, लाइवलीहुड, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटी और मेंटल हेल्थ, इन मुद्दों को उन्होंने अलग से एनालाइज करके ये रिपोर्ट बनाई है। और ये इन्होंने दो तरीके से पूरे देश में कंडक्ट किया है रिसर्च। एक है कि जिसमें उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, और एक कोविड लॉकडाउन के दरमियान फोकस ग्रुप, और दूसरा कोविड लॉकडाउन के जब रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से ईज हो गए उसके बाद उन्होंने एक फोकस ग्रुप किया है, और उन तीनों चीज़ों को मिला करके उस मेथोडोलॉजी से उन्होंने ये स्टडी प्रिपेयर किया है। इस स्टडी में इन्होंने कम से कम, जैसे मैंने कहा, 403 लोगों ने 14 अलग अलग राज्यों से हिस्सा लिया था, और उसमें 11 इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हुए थे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, और उसके अलावा 2 फोकस ग्रुप हुए, जैसे मैंने कहा, 2 अलग अलग टाइम पीरियड में। और ये दोनों ये इंटरव्यू उन्होंने 2 बारी कंडक्ट किया है सेम सेट ऑफ पीपल के साथ 6 हफ्ते के अंतर में, कि जो ट्रेंड है कोविड लॉकडाउन का उनके ऊपर क्या असर हुआ है, क्योंकि बहुत सारी सरकार ने अलग अलग गाइडलाइंस निकाली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है उस बारे में उन्होंने चर्चा किया है। जैसे कि मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन जो है वो उन्होंने ऑल अक्रॉस द कंट्री विच इंक्लूड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी, NGO लीडरशिप, गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स एंड केयर गिवर्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये पूरी स्टडी के फोकल पॉइंट्स जो हैं और जो कलेक्टिव फाइंडिंग्स हैं वो 6 चीज़ों के ऊपर मुख्य आधारित है। पहला है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, दूसरा है रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, तीसरा मेंटल हेल्थ, चौथा लाइवलीहुड, पांचवा एजुकेशन, और छठा है कि सोशल पार्टिसिपेशन। तो ये 6 मुद्दे ऐसे हैं कि जिन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान 403 लोगों को इन्होंने परसेंटेज निकाल के रिव्यू किया है कि इन अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको अफेक्ट हुआ है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इन 6 एरिया में से 2 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, वो है लाइवलीहुड और मेंटल हेल्थ। तो और तीसरा है हेल्थ केयर सर्विसेज। हम हेल्थ केयर सर्विसेज से शुरुआत करेंगे क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक में, जैसे कि हम अब तक चर्चा कर चुके हैं, कि बहुत एक्सेसिबल नहीं था हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो उसमें आप नेक्स्ट, जैसे कि आप इस रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे कि जो 403 लोगों का इन्होंने इंटरव्यू और फोकस ग्रुप किया, उसमें से कम 42.5% लोग ऐसे हैं कि वो अपना रूटीन मेडिकल केयर नहीं कर पाए थे, क्योंकि लॉकडाउन था तो उनके पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, ना तो उनके लिए कई सरकारों ने कोई ऐसा ऑनलाइन माध्यम या कोई हेल्पलाइन स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने नहीं चालू किया था शुरू में।
तीसरा है कि दूसरी बात यह है कि ये इनमें से ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को ऑलरेडी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे पहले से, और जब कोविड-19 पेंडेमिक में उनको उन्हीं एग्जिस्टिंग प्री कंडीशंस के साथ जब और दिक्कतें हुई तो उन पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनको स्पेशल मेडिकेशन या स्पेशल टेस्ट या सर्जरी वगैरह अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे 58% लोग थे जिनको कि ये सुविधा से वंचित रखा गया था कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तीसरा यह है कि 28% ऐसे लोग थे जिन्होंने इस रिसर्च में हिस्सा लिया था कि उनको अपने रेगुलर अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े, और उनको ये भी नहीं अंदाज़ा था कि अभी कब रीशेड्यूल हो पाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऐसा सिचुएशन था अनप्रिडिक्टेबल कि वो एक के बाद बस टाइम बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल होते जा रहे थे। उसके बाद ये है कि आउट पेशेंट सर्विसेज जो है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो उसके लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं था। तो मोर देन 50%, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 55.6% पीपल वर हाईली अफेक्टेड विद दिस। ये देयर वर इमरजेंसी मेडिकल केयर ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक में चाहिए था पर्सन विद डिसेबिलिटी में, जो कि सेवरली अफेक्टेड थे, जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी। तो वैसे ऑलमोस्ट 45% लोग थे जिनको ये सर्विसेज अवेल करने में बहुत डिफिकल्टी हुई। जैसे कि सर ने बताया, जैसे कि क्रांति ने बात किया कि बहुत कोई उनके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए थे। और ये है कि जिनको सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत थी ड्यूरिंग कोविड, जब उनकी या ऑलरेडी शेड्यूल थे, तो वो सब पोस्टपोन हो गया, और ऑलमोस्ट 47.6% ऐसे लोग थे जिनको सर्जरी की ज़रूरत थी, who were suffering from speech who were living with like disability like hearing impairment or speech therapy, they could not get it done. So these are the major factors health care services में, जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं था, उनके रूटीन चेकअप्स उनको पोस्टपोन करने पड़े, और तीसरा कि जो रेगुलर मेडिकेशन उनको मिलना चाहिए था, सिंस दिस लॉकडाउन वाज नॉट well planned or already prepared, so they were not prepared with the stocks with the regular medication also. So there was more than 28% people who could not have proper access to the regular medication as well. Next. Rehabilitation services, 70% people said that while they were in lockdown and they were affected by COVID-19 restriction, there were 17% they needed rehabilitation services, but out of near about 60% people could not get it. And rehabilitation service center said that the most affected service was that physiotherapy, because there are so many people living with persons with disability who require physiotherapy, but they could not give it because it was not accessible. And these are the physiotherapy is an area where you cannot do it online, and it needs to be on a proper duration with proper timing. So that was the one major area which was affected. Now the another thing is with livelihood, another area which affected the most was mental health during COVID-19, and I think this is the area where a lot of work can be done and proper attention to this needs to be given. That is because out of all of the respondents, near about 81.6% had moderate or high level of stress because of COVID-19. Another is that isolation, abandonment and violence or other worrying psychosocial problem reported. That is because आप एक घर में बंद हैं, you cannot do your regular activities, your care. There are so many people who live during pandemic without any caregiver and alone, as Rajiv sir said. And 34.5 people stated that they needed information on mental health issues during COVID-19, but 25% had only access. So this suggests that as there was no helpline for emergency medical care with persons with disability, here they did not have access to mental health for persons with disability. There was no proper information shared to them that if you are a person with disability and you need mental health support, then these are the things. So there are so many state government has actually neglected the entire area, which is also affected. 21% were able to get regular mental health counseling or therapy during COVID-19, and as I said that who were already taking it, who were already aware, among them also 11.4% people could not get it.
58.2%, and the another major thing is that parents of children who are living with disability had a major issue and had a very overwhelming response to the mental health, because their therapy session for child with disability was completely shut down. Like 58.2% parents has raised the concern that their children who were already in therapy for different reasons, who were living with disability, had a major issue with that. Now we move on to livelihood. Livelihood was one of the areas जिसमें basic necessity की चीज़ों के लिए भी person with disability has to person with disability had a major problem. As you can see that out of 403 people, 84.2 people stated that their livelihood was severely adversely affected, and for the problems like drinking water supplies of more than 34% people were affected. Other is that 84.7% has to borrow or request for food for financial crisis. In this livelihood, something important to note is that कि बहुत सारे ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जिनको सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कोई फाइनेंशियल एड नहीं था, और उसी की वजह से 84.7 लोगों को मनी बोरो करना पड़ा था, इवन फॉर थिंग्स लाइक फूड. और जैसे कि आपने देखा कि इवन फॉर बेसिक water supply they had to suffer because nobody was giving attention to their livelihood needs. Other is, and why this was causing a problem is that to person living with disability, almost 33.1% people had problems getting their pension. Now pension was stopped by the government. Another is that people who were getting pension, they were not able to reach to their banks because banks were closed. They could not travel outside because of the restrictions, so they were not even able to approach to proper bank or ATMs to even cash withdrawal for that. And then 45.7% were forced to borrow money. As I said that there are 84.7 people who only had to borrow money for the basic necessity as food, whereas there are 45% people who had to borrow money from friends and family for the basic survival. 18.2% said that loans were advanced by inclusive cooperative society. So all of these percentage clearly shows कि livelihood के लिए basic चीज़ें, खाना पीना, राशन और पेंशन से जो चलता है उनका काम, वो सब रुक गया था. So it was a majorly affected area कि जिनकी needs के ऊपर सरकार ने कोई काम नहीं किया, और नहीं किया तो बहुत लोगों को, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी एक्सेसिबल नहीं थे, बिल्स वगैरह नहीं भर सकते थे. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट it is very eye-opening that how neglected people usually for the people who are living with disability. Another slide, next. The other is that education, as I stated, that two major concerns for the parents were, one was the mental health session that were completely stopped. Other is that education for the children and the welfare scheme associated with education was completely stopped. As I said, that overwhelming impact was observed in the education of children with disabilities, in which 73.3% children were distressed with school closures and adversely affected their learnings. And that is also because so many persons with disability, there was no special provision for them or accessible material for them, and there are so many children and parents who could not afford technological advancement like smartphones or tablets for their children. So it was completely stopped. And as I said, that COVID-19 lockdown also impacted on school meal programs, special education, therapy, counseling and peer support and kinship. Because जैसे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ रुकी, जैसे स्कूल में कई स्कूल, स्पेशल स्कूल में सारी सुविधा हमको साथ में मिलती है, जब वो एजुकेशन ही ऑलमोस्ट 73% बच्चों के लिए रुक गया, तो उसके साथ जो अटैच वेलफेयर स्कीम्स हैं वो भी कम्प्लीटली स्टॉप हो. नेक्स्ट, social participation and empowerment activities were also affected. उसके बारे में राजेश सर ने काफ़ी बात किया कि जो disabled people's organization है, उनका आपस में मिलके अपने issues डिस्कस करके वो काम करना जो था वो completely रुक गया, क्योंकि the maximum impact was on regular
functioning as member of DPO, 54.2% of the respondents with disability felt that working and participation at the community level in Panchayat Raj institution were adversely affected. Next. So these are the main 6 points जिसमें हमने देखा कि every sector has almost more than 50% of the people who were highly affected because of the COVID lockdown, and it has a huge impact on their mental health, accessing healthcare facilities and their livelihood such as food, ration and finance. There are also certain other things that the report focuses, that is just we discussed economic difficulties. Another major point is discrimination faced due to COVID-19 and its impact on confidence among the person with disability, because they were already scared and they were already, because of the COVID, they were facing discrimination within their circle as well and from several other co-relatives or relatives or persons who know them. So that was also a major thing. दूसरा था कि इस पूरे कोविड लॉकडाउन का जो असर था वो बहुत ही उनके मेंटल हेल्थ पे और साइकोलॉजिकली बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि उनकी बेसिक चीज़ें जब रुक जाती हैं तो आपको एक ही घर में आपके बिना नेसेसिटी के जब सर्वाइव करना पड़ता है तो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। दूसरा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन एक्सेसिबल फॉर्मेट, जैसे कि कोविड-19 में बहुत सारी सरकार ने न्यूज़ निकाली, पैम्पलेट निकाले, बहुत जगह पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन बांटा, लेकिन सबसे कम काम इन्होंने जो किया है वो ये है कि इन सारी इन्फॉर्मेशंस को इन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबल नहीं किया, मतलब कुछ स्पेशल उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उसकी उन लोगों की नीड को केटर करते हुए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऐसा गाइडलाइन नहीं निकाला है दैट पीपल हु आर लिविंग अलोन ड्यूरिंग कोविड-19 हु आर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड हाउ दे आर प्रोसीडिंग अबाउट इट। लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी था, जब उनको इमरजेंसी मेडिकल केयर नहीं मिल रहा था तब उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई फैसिलिटी किसी सरकार ने प्रोवाइड नहीं किया। इंक्लूसिव रिस्पॉन्स टू कोविड-19 वाज आल्सो अफेक्टेड एंड लैक ऑफ एक्सेसिंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम बैंक, एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि सिंस पेंशन रुक गया था तो उसके बाद उनको इन पेंशन के लिए कोई भी दूसरी तरह से हेल्प नहीं मिल रहा था, कोई और फिजिकल चीज़ उनके लिए एक्सेसिबल नहीं था। हाँ, और इन्हीं सारी दिक्कतों के बाद देखने के बाद ये रिपोर्ट कुछ की रिकमेंडेशंस के बारे में बात करता है कि अगर दोबारा कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो या जनरली जो इनमें हमने देखा है कि सरकार ने कितनी सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें अगली बार ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट की सबसे पहली जो मेन रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि स्पेशल असिस्टेंस एंड डिसेबल फ्रेंडली कोविड-19 प्रोटोकॉल मस्ट बी अवेलेबल, कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यूज़ में कुछ कह रहे हैं या कुछ पैम्पलेट बांट रहे हैं तो उन सब में इंक्लूसिव रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि पर्सन्स लिविंग विद डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो एक्सेस देयर इन्फॉर्मेशन एट द सेम लेवल एंड एट द सेम टाइम एज others. Second is that provide supplies such as medication, disinfectants, masks, etc. to protect themselves for COVID-19. ये उतना ही easily person with disability जो है उनको भी एक्सेसिबल होना चाहिए जैसे बाकी लोगों को है, जैसे कि आप डोर टू डोर कर सकते हैं, सर्विस सेंटर्स खोल सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई एरियाज लाइक दैट। अदर इज दैट इंफॉर्मेशन ऑन रिहैबिलिटेशन, थेरेपी सपोर्ट एंड अदर स्पेसिफिक सर्विसेज मस्ट बी मेड अवेलेबल टू देम, जैसे कि हमने कहा ताकि जो इमरजेंसी सिचुएशंस है उनमें उनको बेसिक हेल्प मिल पाए एंड देन दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। Other is that enable tele-rehabilitation and support needs of person with disability, especially focusing on children who are receiving services through RPSK programs. तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है उनको थोड़ा और एनहांस किया जाए फॉर द स्पेशल सिचुएशन लाइक कोविड-19। नेक्स्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग मस्ट बी स्टार्टेड, क्योंकि जैसे हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स ऑलमोस्ट 60% पेरेंट्स ने ये कहा कि उनके सेशन जो थेरेपी सेशन वो रुक गए थे, तो उनके लिए अलग अलग मैनेजमेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग को और ज़्यादा एक्सेसिबल और अप्रोचेबल बनाने का ज़रूरत है। लोन्स अवेलेबल फ्रॉम कॉर्पोरेटिव्स एंड द ऑब्स्टिकल्स टू अवेलिंग सच लोन्स मस्ट बी क्विकली क्लियर, क्योंकि हमने देखा कि 20% लोगों ने स्टडी में कहा है कि जो लोन एडवांसमेंट हो गया या फिर उनका जो कैश विड्रॉल है या जो कैश असिस्टेंस है उनमें उनको बहुत दिक्कत हुआ। Government should ensure that pension are not negatively
इम्पैक्टेड बिकॉज ये पिछले 1-1.25 साल में जैसे हमने देखा कि इतना ज़्यादा पेंशन नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हुआ है कि बेसिक नेसेसिटी के लिए भी उनको डिपेंडेंट रहना पड़ा है। और तीसरा है कि ऑनलाइन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल मस्ट बी प्रोवाइडेड इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स। जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं ग्रास्प कर पाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल फॉर्मेट्स हो, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए और स्कीम्स बनाए जाए सरकार की तरफ से। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्टडी है वो इतनी चीज़ों को कवर करता है। 6 मेन इश्यूज़ के बारे में उन्होंने डिसाइड किया है कि डिस्कस किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और एट द एंड में उन सब से बात करने के बाद उन्होंने की रिकमेंडेशंस निकाली है कि अगली बार अगर ऐसा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो इस की रिकमेंडेशंस का यूज़ करके सरकार जो है वो थोड़ा सा और एक्सेसिबल और इंफॉर्मेटिव तरीके से अपना एक्शन ले पाए इन ऑर्डर टू help and support poor persons who are living with disability. Thank you. Trying to add with Anil is that there is conflict. The government has announced that there are support assistance services for the children who has been orphaned during COVID, but they have not specified that this will be inclusive or not. So there is an already existence things, and I think we should advocate for that, that should have a disability desegregated data, that how many children with disabilities has been orphaned and what kind of steps that the government is thinking to safeguard their rights. That's what I wanted to say. And Kranti, with your permission, can I say one thing? That when you are speaking, please take out your mask, otherwise just while speaking, otherwise we can't hear anything. To be honest, I could not understand half of the thing what my friend said right now. If can repeat in gist that what he said. Those who are orphaned during this time was sponsored by the government directly, and they are protected totally, financially secured, and education is secured. It's a plus point from the part of our state of Kerala. Rajiv sir, first I want to say thanks to CVM Public Health Hyderabad for recommendations, the key recommendations. First I want to answer the Rajiv sir question. There is data available with NCPCR and SCPCR. जिनके गार्जियन कोविड के कारण जो PWD का डेथ हो गया है, one of my friend is also involved with that organization in senior post, and they have a data national NCPCR and SCPCR, and we are because सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो कोविड डेथ से जो कंपनसेशन देना, रिहेबिलिटेशन और मंथली उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, उनके पास में डिस्ट्रिक्ट पर डेटा है, और जोशी सर ने जो बात कही है उसको ऐड किया जा सकता है उसमें, और फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई डिजास्टर आती है तो जो की रिकमेंडेशंस हैं अभी CVM के द्वारा जो अभी मैडम ने प्रेजेंट किया, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज़्यादा और इफेक्टिव और प्रैक्टिसेबल वे में विद इन लेजिस्लेशन एंड लॉ के मतलब एम्बिट में रख के रिकमेंडेशन दे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस पूरे रिपोर्ट्स में हम लोगों ने जो डिसेबिलिटी इंक्लूसिव गाइडलाइन एंड रिस्क मैनेजमेंट में जो प्रोविजंस हैं, उस सारे प्रोविजंस को, उनके की प्रोविजंस को तो डालना ही है, लेकिन रेफरेंसेस उसको देना, और NDA में जो है और जो RPDF में जो हमारा प्रोविजन है डिजास्टर के समय, वो सारी चीज़ें करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो की रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो है कि जो UDID का जो हमारे देश में 2016 में एक्टिंग अगर लॉन्च हुआ है UDID का, वो हमें टारगेट बेस्ड करना है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का, कि विद इन 1 ईयर, सो विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2023 हम लोग UDID सब लोगों का बनाएंगे, ऑल पीपल विद डिसेबिलिटी है UDID का। एक नेशनल बेस्ड डाटाबेस फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। डेटाबेस एवरी सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिपार्टमेंट, सेंटर टू पंचायत लेवल, द नेशनल बेस्ड डाटा इज अवेलेबल ऑन फिंगर टिप्स। तो जब ये चीज़ें होंगी तब तो हम उनको रिहेबिलिटेशन और उनके प्रोटेक्शन को ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो आई थिंक
good report is very good. I earlier read it already because this is available on net also. And I have to say so more things, but I think. So this report does not specifically talk about it. It basically talks about and it analyze कि डे टू डे लाइफ में जो उनका जो हैम्परिंग हुआ है वो उसी के बारे में बात करता है. बट आई एम श्योर दैट दीज आर दी, जैसे उन्होंने कंसर्न रेज किया जो आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में किया, इन अनदर रिपोर्ट में भी दे कैन कवर मे बी फैक्ट फाइंडिंग और स्मॉलर फैक्ट फाइंडिंग इन डिफरेंट स्टेट कैन बी organized, then make a report on this.